नमस्कार, मैं रणधीर कामले आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में चुनाव सर पे है और हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार जी उपलब्ध है। नमस्कार सर। जिस तरह से आप 99 के बाद अकेली पार्टी चुनाव का सामने करने जा रहे हैं, कौन सी चुनौतियां हैं आपके सामने 99 के बाद? निश्चित, क्योंकि 99 में हमने अकेला चुनाव लड़ा था और इसके बाद जो चुनाव हो गए वह हम और कांग्रेस मिलकर कॉन्टेस्ट किए थे। इस समय दो समस्या हमारे सामने आ गई। एक, हमारी तैयारी मिलकर चुनाव लड़ने की 130-140 के आसपास सीट लड़ने की, मगर चुनाव अलग लड़ने की एक परिस्थिति पैदा होने के बाद हमें निर्णय लेना पड़ा कि सभी के सभी सीट कॉन्टेस्ट करने के लिए, कि जिसकी तैयारी हमारी नहीं थी। 130 की तैयारी और 280 लड़ने की एक समस्या, वो इतना आसान होता नहीं। प्रिपरेशन, कैंपेन का मटेरियल, पब्लिसिटी मटेरियल, कैंडिडेट का जो भी हम लोगों ने सिलेक्शन करके रखा था, तो ख़ास तौर पर 130-140 के आसपास लोगों को करके रखा था। तो बाकी जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस लड़ने वाली थी वहाँ हमने ध्यान नहीं दिया था। वो सब वहाँ कैंडिडेट का सिलेक्शन 1 या 2 दिन में करना, ये बड़ी एक तरह की गंभीर चुनौती हमारे सामने थी। पर हम वहाँ से अभी निकल गए, अभी फील्ड में है और देखेंगे। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता हमें काम करने के लिए मौका देगी। आपने बार बार ये कहा है कि एनसीपी को एक मौका दो, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाए एनसीपी। इससे पहले भी आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ही के हाथ में थी, फिर भी एक अलग मौका मांग रहे हैं आप। नहीं, इसमें फ़र्क था। 1978 में मैं जब था तब 6-7 पार्टी की सरकार थी, एक पार्टी की सरकार नहीं थी। जब बाद में मैं 1988 में चीफ मिनिस्टर बना तब कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था। आप तो जानते हैं कि कांग्रेस की सिस्टम डिसीजन लेने का अधिकार चीफ मिनिस्टर को एक सीमित होता है। कई इशू पर बार बार दिल्ली से कंसल्ट करने पड़ते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से, कांग्रेस कमेटी की जो नेशनल लीडरशिप है इनसे, यानी अपने बलबूते पर और अपने लिए जो ठीक लगता है वो प्रोग्राम लेकर काम करने के लिए कुछ सीमा होती है। और इसलिए आज तक जो कुछ हम लोगों ने काम किया वहाँ महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करने के लिए ज़रूर ध्यान दे दिया, मगर इससे भी एग्रेसिव कुछ काम करने की आवश्यकता है, कई नए कदम उठाने की आवश्यकता है। और इस बारे में यहाँ के लोगों को, साथियों को साथ में लेकर उनके साथ बहस करके हम डिसीजन लेने की तैयारी में है। और ये मौका एक बार यहाँ की जनता हमें एनसीपी के देगी तो हमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस तरह से हम इस राज्य को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं उस रास्ते पर हम जा सकेंगे। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि इस समय हमें एक बार मौका दीजिए। ये एनसीपी की तरफ से बार बार कहा गया है कि आपके पार्टी के ज़्यादा विधायक होने के बाद भी आपने कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जिस तरह से अब आरोप किया जा रहा है कि सीएम पद की आकांक्षा के कारण ही एनसीपी ने ये गठबंधन तोड़ दिया है। नहीं, फिर तब क्यों नहीं सोचा? 1999 में जब हमारे कुछ लोग चुनकर आ गए तब अन्य पार्टी हमें चीफ मिनिस्टर के ऑफर उन लोगों ने दी थी, हमने उनका स्वीकार नहीं किया। हमने कांग्रेस को और विलासराव देशमुख को समर्थन दे दिया। 2004 में जैसे मैंने कहा कि हमारी ज़्यादा फिगर होने के बावजूद फिर भी हमने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। तो इसमें सच्चाई नहीं है। हमारे मन में ये बात साफ थी कि ये बात सच है कि पहले बार जब हम नेगोशिएशन में बैठे तब हमारे लोगों ने 2 प्रपोजल दिए थे, एक 50% सीट और 15 साल में कांग्रेस के साथ चीफ मिनिस्टर है, तो ये 5 साल में कुछ पीरियड, कुछ पूरा नहीं। लेकिन तोड़ने की बात एनसीपी की तरफ से शुरू हुई, ये बार बार मुख्यमंत्री जाकर कह रहे हैं। ठीक है, वो कहते, मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले भी बात की। वे तोड़ने की बात हमारी होती थी
तो जब नेगोशिएशन चालू है और उस समय पर कांग्रेस ने अपनी लिस्ट कैसी पब्लिश की, अपने कैंडिडेट की लिस्ट पब्लिश करते थे अपने पार्टनर के साथ डिस्कशन करते बिना। नंबर 2, इनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी थी कि जहां इंडिपेंडेंट या अन्य पार्टी का कैंडिडेट चुनकर आ गया जिन्होंने हमें समर्थन दे दिया, और हमारा एक अंडरस्टैंडिंग था कि एनसीपी और कांग्रेस छोड़कर दूसरा कोई एमएलए जो हमें समर्थन करता था, वो चाहे कांग्रेस का करता होगा या एनसीपी का करता होगा, वो सीट जिस पार्टी को करता होगा इसके साथ जाएगी। तो ऐसे कुछ सीटों पर हक एनसीपी का था, वहाँ भी उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस किए। तो इससे एक बात साफ हो गई। तीसरी बात, अभी जो कांग्रेस के सचिव है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वाल्मीकि, उन्होंने बयान दिया कि 2 महीने पहले हमने तय किया था, और जो जिस मीटिंग में हमने तय किया था इस मीटिंग को पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद थे, इसलिए उन्होंने पहले ही तय किया था। तो ये वाकई ये हमारे साथ बेचने के नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ठीक है, हमें पता लगा और फिर हम उस रास्ते से कैसे जा सकते हैं इस पर ध्यान देकर हमारे काम हमने शुरू किया है। जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपनी सहयोगी दलों को मार्जिनलाइज करने की बात करती है, उस तरह की स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैंने ऐसे कभी कहा नहीं, ऐसे मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कांग्रेस के साथ जो थे, चाहे लालू प्रसाद जी, चाहे रामविलास जी थे, चाहे ममता जी थे, वो इनके साथ आज नहीं है, ये भी हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते। तो एनसीपी के साथ रह के 15 साल एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन था, तो साथ में रह के जिस तरह से मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि जो भी डिपार्टमेंट्स थे एनसीपी के थे, वो उन्हीं के बहुत सारे घपले या स्कैम हो वो बाहर आ रहे थे, और मुझे भी इसलिए समर्थन वापस लिया गया कि मैं कुछ फाइल्स पे साइन करके इंक्वायरी ना लगा दूं। 4 साल तो इनके हाथ में हुकूमत थी, समझो कुछ गलत काम करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर पर आती नहीं, गवर्नमेंट के नेतृत्व कौन करता है? और तब क्या उनकी आंखें बंद थे? ये फजूल एक एलिगेशन करने की बात है चुनाव के लिए। दूसरा, इसमें कोई सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ये देखिए कि 15 साल हम लोग साथ थे। इस समय विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर बने, सुशील कुमार शिंदे चीफ मिनिस्टर बने, अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर बने। इनके कार्यकाल में कभी संघर्ष हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने समझदारी से काम किया। हम दोनों पार्टनर हैं, मिलकर हम चलना चाहिए, इस पर उन दोनों ने भी एक तरह की सहयोग की बात की, इसलिए कभी वहाँ कोई मतभेद आए नहीं। ये मतभेद आना आखिरी चरण में शुरू हो गया। अभी इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, जो हो गया हो गया। लेकिन इसमें ज़्यादा रोल पृथ्वीराज चौहान जी का है, क्योंकि उनको सीधी बात है कि जब हमने कांग्रेस अध्यक्ष से बात की, इनका सच सपोर्टिव अप्रोच था, और ये अलायंस होनी चाहिए, इसमें इस बारे में उनकी बिल्कुल सपोर्ट करने की नीति थी। और जब स्टेट पर ये बात छोड़ी तो यहाँ कोई अलग रवैया दिखाया गया। लेकिन क्यों लगता है ये पृथ्वीराज चौहान ही इतना विंडिक्टिव राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं तो नहीं बता सकता हूँ। जिस तरह से विपक्ष आरोप कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, और उनका कहना है कि मोदी जी अगर आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाएगा, क्या लगता है मोदी का व्यू अभी भी है? मालूम नहीं, मगर उत्तर प्रदेश में मोदी जी वहाँ से चुन कर गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2 सीट छोड़कर बाकी सब सीट बीजेपी को मिली, मगर वहाँ से मोदी जी चुनकर जाने के बावजूद जो 9 बाई इलेक्शन हो गए, 9 में 8 जगह पर बीजेपी हारी। वहाँ तो कोई मुझे फ़र्क नहीं, वहाँ तो बदलाव मुझे दिखाई देता है। और इसलिए राज का इलेक्शन एक अलग होता है। जब देश का इलेक्शन की बात होती है तब भारतीय जनता पार्टी ने इफ़ेक्टिवली नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया और लोगों ने इसका स्वीकार किया, मगर वो देश चलाने के लिए थे। मोदी जी यहाँ तो कोई महाराष्ट्र की जिम्मेदारी लेने वाले नहीं है। और यहाँ जिस तरह से मोदी जी की एक लीडरशिप प्रोजेक्ट की लोगों ने स्वीकार की, ऐसी कोई लीडरशिप मुझे बीजेपी या शिवसेना में दिख नहीं रही कि जिसके ऊपर लोग
उस लीडरशिप को स्वीकार करके लोग पूरा राज उनके हाथ में देंगे। जिस तरह से आरोप किया जा रहा है भाजपा की तरफ से पर्टिकुलर कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या हुई है, इसके लिए कांग्रेस और यूपीए की जो सरकार है उनकी पॉलिसीज जिम्मेदार है। भाई यूपीए की पॉलिसी में किसानों की जो बात थी मेरे हाथ में थी 10 साल, और मुझे लगता है कि मेरे 10 साल के कारकिर्द में जितना काम किसानों के लिए हुआ आज तक कभी नहीं हुआ। 70,000 करोड़ का इनके ऊपर जो कर्जा था वो वेव करने की बात की। 1947 से किसानों को जो क्रॉप लोन लेना पड़ता था, फसल के लिए पैसा बैंक से लेना पड़ता था, उसको 12%, 10% इंटरेस्ट देना पड़ता था, वो हमने 3% तक लाया, और 1 लाख तक पैसे लेने वाले और समय पर वापस करने वाले को 0% किए, जो इससे पहले कभी हुआ नहीं। जो किसानों ने पैदावारी की, उसको जो कीमत दी, इतनी बड़ी कीमत, इतनी ज़्यादा कीमत आज तक कभी नहीं की थी। किसानों की जो पैदावारी ज़्यादा होती है वो दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए अनुदान देने की बात इससे पहले कभी हुई नहीं थी, हम लोगों ने की, और इसलिए किसानों में एक तरह की खुशहाली थी। आपने जहाँ तक आत्महत्या की बात की, ये बात सच है कि आप इस देश में होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्राइम रिकॉर्ड का बुक पब्लिश होता है। इसने कितने क्राइम हो गए, कितनी आत्महत्या हुई, कितने मर्डर हो गए, कितने डकैती हो गई, ये सब इन्फॉर्मेशन आती है। और ये देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा हर साल इस देश में बड़े पैमाने पर आत्महत्या होती है, 15,000, 16,000 हर साल। अभी फिगर मेरे सामने पक्की नहीं है, मगर इसमें जो गांव में रहने वाला किसी आदमी की आत्महत्या हो गई, वो किसानों की आत्महत्या पकड़ते हैं। अच्छा, इसमें रीज़न अलग अलग है। हमने टाटा इंस्टीट्यूट और कुछ इंस्टीट्यूट को एक बार रिपोर्ट किया था और उन्होंने सर्वे करने के लिए कहा था, क्योंकि किसानों की जो आत्महत्या थी, इसमें आत्महत्या अलग अलग किस्म थी। भाई भाई में झगड़ा हो गया, इसमें आत्महत्या हो गई। कई जगह पर शराब का कोई व्यसन था किसी को, इससे आत्महत्या हो गई। कई जगह पर नौजवानों में किसी के साथ शादी करना चाहते थे, वो शादी नहीं हो सकी, इसमें आत्महत्या हो गई। एक जगह पर कोई स्टूडेंट था किसानों के घर के, वो इस फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया, वहाँ आत्महत्या हो गई, वो किसान परिवार का था। तो किसान परिवार का या गांव का कोई भी रहने वाला कोई व्यक्ति हो और उसकी आत्महत्या हो गई, वो किसानों की आत्महत्या इस देश में दिखाई दी है, और इसलिए वो नंबर ज़्यादा दिखाई देता है। मगर आप पूरा देश का हर साल का डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज आत्महत्या देखेंगे तो ये फिगर इससे बड़ी है। इसका मतलब एक इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जानबूझकर ये कर रहे हैं विपक्ष। इसमें हाँ, एक है कि किसानों के नाम पर बात कही तो एक बहस होता है, डिस्कशन होता है। अच्छा, ये आज ही चालू नहीं, जब ये इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई, इससे पहले 10 साल की आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, गवर्नमेंट फिगर्स लेंगे, तो उस समय भी आपको ये स्थिति थी, ये आपके सामने आएगी, मगर तब किसी ने ली नहीं थी। मगर आजकल इस पर बहुत बड़ा बहस होता है, मीडिया में पब्लिसिटी मिलती है, राजनीतिक फायदा भी कई सेक्शंस को मिलता है। जिस तरह से अलग विदर्भ की मांग करते हैं बीजेपी, और दूसरी तरफ पूरे महाराष्ट्र में सत्ता दे दो, इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये द्विधा मनस्थिति में है बीजेपी इस बार चुनाव को सामने? बीजेपी की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरी पार्टी की बात कर सकते हैं। मैंने पब्लिकली कहा विदर्भ चाहिए या नहीं चाहिए, ये कोई शरद पवार या 2-3 लोग कहेंगे, इस पर ये डिसीजन नहीं होगा। गोवा में एक कंट्रोवर्सी थी, गोवा महाराष्ट्र में मर्ज करना या नहीं करना, तब भारत सरकार ने वहाँ वोटिंग ले लिया। 49.5% लोगों ने कहा महाराष्ट्र में जाना, और 50.5% लोगों ने कहा कि गोवा अलग रखना, पृथक रखना, तो गोवा पृथक रखा। मेरा सुझाव ये है कि इस पर पॉलिटिकल लीडर्स क्या कहते ये इम्पोर्टेंट नहीं, लोग क्या चाहते वो होते। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि 2-3 शहरों में लोगों की राय देखी, वहाँ लोगों की राय पूछी हो गई, मगर ये 2-3 शहरों में जो राय पूछी होगी वो कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से की है। गोवा में
इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वो रेफरेंडम लिया था। विदर्भ में ऐसा नहीं हुआ। विदर्भ की जनता चाहती है तो वो जो चाहती है उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। मगर जनता चाहती है ये देखना हो तो मुझे लगता है कि रेफरेंडम जैसी बात इलेक्शन कमीशन से माध्यम से की और जो लोग तय करेंगे इसका स्वीकार करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि ये राज्य एक रहना चाहिए, ये एकता राज्य के लिए आवश्यकता है। मगर हम कुछ भी चाहते हो, लोग कोई अलग चाहते हो तो डेमोक्रेसी में उनका भी कहने का अधिकार है और इसमें मेजॉरिटी कहती हो तो इसको रिस्पेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जिस तरह से ये चुनाव में पहली बार अलग अलग चारों दल लड़ रहे हैं और जिस तरह से प्रभाव एनसीपी का अलग अलग शहरों में है, रीजन में है, तो क्या देखते हैं आप कि ये जो इस बार के चुनाव है, इस चुनाव में एनसीपी का फिर भी पगला भारी रहेगा? मुझे विश्वास है कि इस समय लोग हमें मौका देंगे राज चलाने के लिए। पहले बार कई कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है कि वहाँ पिछले 15 सालों में एक बार भी हमने चुनाव लड़ा नहीं। वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ की जनता का कई वर्ग चाहते थे कि भाई एनसीपी ने यहाँ लड़ना चाहिए, मगर हमारी अलायंस थी इसलिए कुछ हमारे सामने समस्या थी। आज हमने सभी जगह पर एक 4-6 जगह छोड़कर कैंडिडेट खड़े किए हैं और इसलिए लोगों के सामने हमने एक नक्शा रखा है कि भाई ये प्रोग्राम और ये हमारे कैंडिडेट, ये हमारे प्रत्याशी, आप इस पर सोचो और राज चलाने का मौका हमें दे दो। और ये अपील हम कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता इस पर गंभीरता से सोचेगी। लेकिन राज चलाने के लिए आप पार्टी को आप अपील कर रहे हैं, एक चेहरा ऐसा देकर आपको नहीं लग रहा था कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा अगर देके चुनाव को सामने जाते तो कुछ? आज तक एनसीपी की लाइन ये रही है कि स्टेट की लीडरशिप, इसका सिलेक्शन करने का अधिकार विधानसभा के सदस्यों का है। इससे पहले 3-4 बार जब हमारे पार्टी के नेता जो विधानसभा के हो गए, पहली बार हो गए 1999 में भुजबल साहब, वो चुन कर आए पार्टी में। बाद में आर पाटिल साहब, वो भी चुन कर आ गए। इसके बाद में विजय सेमोहिते पाटिल, वो भी चुन कर आ गए। और इस समय अजीत पवार, वो भी चुन कर आ गए। जो कोई हमारे विधायक चुनकर आएंगे, इनकी मीटिंग बुलाई जाएगी और इनमें से जिसको मेजॉरिटी मेंबर्स स्वीकार करते हैं, इसके हाथ में नेतृत्व की जिम्मेदारी जाएगी। एक आखिरी सवाल, 15 साल में आपकी पार्टी सत्ता में है, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े अच्छे पोर्टफोलियो आपके पार्टी की तरफ है, फिर भी लोगों के जो विकास के मामले अभी भी पेंडिंग है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है हमारे पार्टी के पास जो जिम्मेदारी थी, वहाँ के हमारे सब मिनिस्टरों ने अच्छा काम किया। कई बार अखबार में आता था कि एनसीपी के मिनिस्टर्स काम करते हैं, एनसीपी के लोग गुड्स डिलीवर करते हैं। एक डेवलपमेंट की प्रोसेस तो कभी बंद नहीं हो सकती। लोगों की जो अपेक्षा है, चाह है, वो तो बढ़ ही जाती है और इसलिए कि ये उसका कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट की। आज तक जहाँ तक जितना अधिकार था, इससे सीमित अधिकार पर जितना कर सकते थे वो किया। इस समय तब हमारे पास मुख्यमंत्री या राज्य की लीडरशिप नहीं थी और इस समय हम राज्य की लीडरशिप मांगते हैं, वो भी मिलेगी। तो मैं इतना ही विश्वास महाराष्ट्र की जनता को दिलाना चाहूँगा कि किस तरह से डेवलपमेंट हो सकती है, इसका एक नया नक्शा पूरे स्टेट और देशवासियों के सामने एनसीपी दिखाएंगी 5 साल के बाद। धन्यवाद। ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पवार साहब। उन्होंने साफ कहा है कि अगर एनसीपी को सत्ता पूरी तरह से मिलती है तो पूरा महाराष्ट्र का चित्र ही बदल जाएगा। धन्यवाद। अगले बार फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ।